हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 3 मई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, नो विनर इन दिस वॉर, सीरियस इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑन हिज विजिट टू जर्मनी। तो यहाँ पर जर्मन चांसलर ओलेफ शोल्स का ये कहना है कि यहाँ पर रशिया ने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ को वॉयलेट किया है, यूएन चार्टर को वॉयलेट किया है, और बेसिकली यहाँ पर जो रशिया है उसने यहाँ पर वॉर क्राइम्स किए हैं। अब इंडिया की क्या पोजीशन है? तो इंडिया की पोजीशन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट यही है कि जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए थ्रू द डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, एंड वायलेंस इज नॉट द सोल्यूशन। तो बॉर्डर शुड नॉट बी चेंज थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, एंड इनवायलेबिलिटी एज वेल एज द सॉवरेनिटी ऑफ नेशंस हैज़ टू बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। G7 की इस साल की समिट की जो प्रेसिडेंसी है वो यहाँ पर जर्मनी के पास है, तो जर्मनी ने इंडिया को इनवाइट किया है फॉर द G7 समिट। तो शॉल्स सेड ही हैज़ इनवाइटेड मोदी टू द G7 मीटिंग विच विल बी हेल्ड इन जर्मनी इन द लास्ट वीक ऑफ जून। अब इंडिया ने इसके अलावा ये भी बताया कि ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ है रशिया यूक्रेन में, तो उसकी वजह से सिर्फ यहाँ पर रशिया या यूक्रेन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ा, यहाँ पर ज़्यादातर सारी ही कंट्रीज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइज़र के प्राइसेस बढ़ गए हैं, फूड शॉर्टेज हो गई है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। तो रीसेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स आल्सो शोड हाउ फ्रिजाइल वर्ड पीस एंड स्टेबिलिटी इज, कि पीस और स्टेबिलिटी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइपर ग्लोबलाइज्ड वर्ड है। तो एक कंट्री के साथ कुछ होता है तो यहाँ पर हर कंट्री के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द यूक्रेनियन क्राइसिस वी कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट सीज फायर। तो हमेशा हमारा यही कहना था कि सीज फायर होना चाहिए और वॉयलेंस यहाँ पर खत्म होना चाहिए। तो वी बिलीव दैट देयर विल बी नो विनिंग पार्टी इन दिस वॉर, एवरी वन विल सफर। Oil prices are skyrocketing. There is also shortage of food grains and fertilizers in the world. तो यहाँ पर हर फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। बट इट्स इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज विल बी इवन मोर सीरियस। तो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न है बाय द ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट। इंडिया ने क्या किया है ऐसी सिचुएशन में? तो यहाँ पर हमने यूक्रेन को एड प्रोवाइड की है। द इंपॉर्टेंस ऑफ ए रूल बेस्ड ऑर्डर इज इलस्ट्रेटेड टू अस। तो रूल बेस्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कंट्री यहाँ पर दूसरे कंट्री की बाउंड्री को चेंज करने की कोशिश ना करे वॉयलेंस को यूज़ करके। Germany and India expressed their serious concern about the ongoing humanitarian crisis in Ukraine. फिर दोनों ही कंट्रीज़ ने यहाँ पर कंडेम किया है सिविलियन डेथ्स इन यूक्रेन, और दोनों ही कंट्रीज़ ने ये कहा है कि जो भी हॉस्टिलिटीज़ है उसके लिए यहाँ पर इमीडिएट सेसेशन ऑफ वायलेंस होना चाहिए, और यहाँ पर जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको यहाँ पर फुलफिल करना चाहिए यूएन का चार्टर। इंडो पैसिफिक पे क्या शॉल्स का यहाँ पर व्यू पॉइंट है, जो जर्मन के चांसलर हैं? तो ऑन द इंडो पैसिफिक शॉल्स सेड व्हाट इज क्लियर इज दैट द इंडो पैसिफिक बिलोंग्स टू द मोस्ट डायनेमिक ग्लोबल रीजन्स। इसके अलावा इंडो पैसिफिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट और चैलेंजेस भी हैं, और ये जो चैलेंजेस है ये यहाँ पर थ्रो कर रहा है चाइना। तो वर्ल्ड कैन ओनली डेवलप इफ वी आर क्लियर एज टू द फ्यूचर रिलेशंस इन द वर्ल्ड विल बी कैरेक्टराइज्ड एंड मार्क्ड बाय मेनी कंट्रीज, नॉट बाय अ फ्यू पावरफुल कंट्रीज। तो यहाँ पर अगर कोई कंट्री यूनिपोलर तरीके से वर्ड को चलाने की कोशिश करेगा तो सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर मल्टीपोलर वर्ड की तरफ हमें जाने की ज़रूरत है। तो नॉट बाय अ फ्यू पावरफुल कंट्रीज एंड नेशंस बट बाय many important countries. The joint statement said that both countries stressed the significance of a free, open and inclusive Indo-Pacific, जिसमें यहाँ पर आसियान नेशंस की सेंट्रलिटी होनी चाहिए। फिर यहाँ पर जो यूएन क्लॉज है, तो यूएन क्लॉज के यहाँ पर मैंडेट को माना जाना चाहिए। तो नोटेबली द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982 इन ऑल मैरीटाइम डोमेन्स इंक्लूडिंग इन द इंडियन ओशियन एंड द साउथ चाइना सी, क्योंकि यहाँ पर जो चाइना है वो यूएन क्लॉज के मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं करता है। कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो एग्रीमेंट्स एज सच ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि 9 एग्रीमेंट्स हुए हैं इंक्लूडिंग इन एरियाज ऑफ माइग्रेशन, मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स एंड एनवायरनमेंट। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है जो कि हमें यहाँ पर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से याद रखने की ज़रूरत है, तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। बिफोर मोदी मीट्स मैक्रॉन, फ्रेंच ऑप्ट आउट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट फॉर सबमरीन्स। ये इंपॉर्टेंट है। तो P-75 इंडिया प्रोजेक्ट जो है, जिसके अंतर्गत जो इंडिया है वो 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाएगा in the India for the Indian Navy. तो French Defense Major Naval Group has announced that it is unable to participate in the P-75 India project under which 6 conventional submarines are to be built in India for the Indian Navy. अब इन्होंने यहाँ पर अपने आप को बाहर क्यों निकाल रही है? तो इसका रीज़न इन्होंने ये बताया है कि जो AIP की इंडिया डिमांड कर रहा है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, जो कि कन्वेंशनल सबमरीन्स के लिए यूज़ होती है, और ये ज़्यादा इंड्योरेंस प्रोवाइड करती है, ज़्यादा टाइम तक सबमर्ज रह सकती है यहाँ पर सबमरीन, और ये लेस नॉइजी होती है देन द डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शनल सिस्टम। अब यहाँ पर फ्रांस का ये कहना है, द प्रेजेंट RFP रिक्वायर्स दैट द फ्यूल सेल AIP बी सी प्रूवन विच इज़ नॉट द केस फॉर अस येट सिंस द फ्रेंच नेवी डज नॉट यूज सच अ प्रोपल्शन सिस्टम। तो फ्रांस का ये कहना है कि हमारी नेवी तो AIP सिस्टम को यूज़ ही नहीं करती है, तो ये तो हम नहीं कर सकते हैं।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि ये लोग टेक्नोलॉजी ना शेयर करना चाह रहे हो। तो बट सम ऑफ द OEMs, द सोर्सेज सेड, आर नॉट कंफर्टेबल अबाउट शेयरिंग देयर एक्सपर्टीज एंड नीश टेक्नोलॉजी विद इंडियन पार्टनर्स। सोर्सेज सेड द नेवल ग्रुप साइटेड द इशू ऑफ डेमोस्ट्रेटिंग सी प्रूवन AIP फ्यूल सेल्स फॉर इट्स इनएबिलिटी टू कंटिन्यू। तो आपको ये पता होना चाहिए कि AIP है क्या। तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शनल टेक्नोलॉजी है। किसके लिए यूज़ होती है? तो कन्वेंशनल सबमरीन्स के लिए यूज़ होती है। ज़्यादा इंड्योरेंस होता है, ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर सबमरीन जो है पानी में रह सकती है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की गई है प्लांट लोड फैक्टर। अब प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है? तो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स नाउ इज द लो 26% एवरेज प्लांट लोड फैक्टर एट विच इंपोर्टेड कोल बेस्ड प्लांट्स आर ऑपरेटिंग कंपेयर्ड विद 56%। तो यहाँ पर प्लांट लोड फैक्टर कम हो गया, जिसकी वजह से हमें पावर शॉर्टेज देखने को मिल रही है। तो प्लांट लोड फैक्टर इज अ ब्रॉड मेजर ऑफ द पावर प्लांट्स आउटपुट ड्यूरिंग अ पीरियड कंपेयर टू इट्स मैक्सिमम आउटपुट। तो यहाँ पर जो पावर प्लांट का आउटपुट है, अगर हम उसके मैक्सिमम आउटपुट से कंपेयर करें तो वो कितना रहा है, वो यहाँ पर होता है प्लांट लोड फैक्टर। तो प्लांट लोड फैक्टर एस टर्म आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है। फिर यहाँ पर एक पोर्ट की बात की गई है, पारादीप पोर्ट, जो कि ओडिशा में है। पारादीप पोर्ट, इसकी लोकेशन ओडिशा में है। अब यहाँ पर जो पावर आउटेजेस हो रहे हैं उसमें डिमांड साइड फैक्टर ये है कि हीट वेव्स है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिमांड बढ़ गई इलेक्ट्रिसिटी के। सप्लाई साइड फैक्टर्स क्या हैं? तो सप्लाई साइड फैक्टर्स ये हैं कि जो कोल इंपोर्टेड कोल है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो टेपरिंग ऑफ इंपोर्टेड कोल बेस्ड जनरेशन। इसके अलावा जो रेल रेक्स हैं उनकी शॉर्टेज हो गई। तो रेल रेक्स की शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से कोल है तो, लेकिन वो थर्मल पावर प्लांट तक ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पा रहा है। तीसरा रीज़न यहाँ पर ये है, जो कोल सप्लाई करती है जैसे कि कोल इंडिया, तो उसको यहाँ पर टाइम पे पेमेंट नहीं देती हैं डिस्कॉम की कंपनीज। तो रेगुलेशन ऑफ कोल सप्लाइज टू नॉन पेइंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज विच इज़ अ कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम इन द पावर सेक्टर। तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई साइड के इशूज़ देख लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर पावर शॉर्टेज हुई है। यहाँ पर P75I प्रोजेक्ट, जिससे यहाँ पर फ्रांस के OEM ने अपने आप को बाहर कर लिया है कि हम यहाँ पर AIP जो टेक्नोलॉजी है वो हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम ही इसको यूज़ नहीं करते। फ्रेंच नेवी का ऐसा कहना है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि एंकर इन्वेस्टर क्या होता है। तो एंकर इन्वेस्टर इन एन IPO इज़ अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की एक कैटेगरी है एंकर इन्वेस्टर। अब जो एंकर इन्वेस्टर है, फॉर एग्जांपल LIC का IPO आने वाला है, तो LIC का IPO जो है वो जनरल पब्लिक के लिए थोड़ा लेट आएगा, लेकिन उससे पहले IPO को खोल दिया जाता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जैसे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनी। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि अगर कोई म्यूचुअल फंड यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा या कोई यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करेगी, तो लोगों को कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ, ये LIC का जो IPO है ये आने वाले टाइम में प्रॉफिट जनरेट करेगा, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है IPO की। तो बेसिकली इसीलिए यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को पहले ऑफर किया जाता है। तो एन एंकर इन्वेस्टर इन एन IPO इज अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर लाइक अ FPI और म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी विच इन्वेस्ट बिफोर द IPO इज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक एज पर SEBI रेगुलेशंस। अब इनिशियल इन्वेस्टर्स, इससे क्या होता है? तो इससे बेसिकली यहाँ पर जो डोमेस्टिक जो लोग हैं उनमें कॉन्फिडेंस जनरेट होता है रिगार्डिंग द IPO कि IPO यहाँ पर प्रॉफिट करने वाला है। तो एज इनिशियल इन्वेस्टर्स दे मेक द IPO प्रोसेस मोर अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर्स एंड इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन देम। एंकर इन्वेस्टर्स ऑल्सो एड इन प्राइस डिस्कवरी ऑफ द IPO। इसके अलावा जो LIC का IPO है वो कितने रेंज का इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें डिस्काउंट ऑफर किया गया है। जो इन्वेस्टर्स है वो बिड कर सकते हैं फॉर अ मिनिमम ऑफ 15 शेयर्स, और उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 15 शेयर्स में होगा। आगे चलते हैं हम। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड, जो कि हुई है ग्रीस में, हेराक्लियन में। तो हेराक्लियन ग्रीस में यहाँ पर हुई है जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड। हर्षदा हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ वेट लिफ्टिंग गोल्ड इन द जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब हम आगे चलते हैं। ये हमने सब डिस्कस कर लिया, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड न्यू आयरन कर्टेन। रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस में हमें किसकी साइड होना चाहिए? तो ऑथर का ये कहना है कि विदाउट एनी डाउट हमें यहाँ पर यूक्रेन की साइड होना चाहिए। यूक्रेन यहाँ पर विक्टिम है, तो इट मस्ट लाई ऑन द साइड ऑफ द पीस विद द विक्टिम, इन दिस केस यूक्रेन। और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि जो वॉर है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो एंड टू इंश्योर दैट द वॉर इज एंडेड एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल। और यहाँ पर भले ही हमारी रशिया के ऊपर रिलायंस है कि हम यहाँ पर मिलिट्री डिफेंस सप्लाईज रशिया से लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें रशिया को कंडेम करना चाहिए। तो नॉट विद स्टैंडिंग आर रिलायंस ऑन रशिया स्पेयर्स फॉर कन्वेंशनल वेपनरी जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ डिलीवरी सिस्टम। द रीजन इज नॉट डिफिकल्ट टू डिसर्न। अब हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? हो सकता है कि हमें लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाए, यहाँ पर जो रशिया वो चाइना के और ज़्यादा करीब चला जाए, लेकिन ऑथर ने ये बताया है कि ये जो सिचुएशन हुई है और यहाँ पर जो फेलियर हमें दिख रहा है कि रशिया ने ये जो फेल हो गया इस वॉर में, तो आने वाले टाइम में जो रशिया आज का रशिया है उससे ज़्यादा वीक ही होने वाला है। तो रीज़न इज़ नॉट डिफिकल्ट टू डिसर्न। द यूक्रेनियन वॉर इज़ नॉट गोइंग टू एंड वेल फॉर द रशिया इंक्लूडिंग इट्स रूलिंग एलीट।
इसके अलावा यहाँ पर रशिया ने क्या किया, जो यूरोप का पीस था उसको शैटर कर दिया। तो रशिया के ऊपर यहाँ पर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने के बाद रशिया एक आउटकास्ट सा बन गया है। तो रशियन regime हैज़ टर्न्ड इटसेल्फ इनटू समथिंग ऑफ ए पारिया स्टेट इवन इन नेशंस दैट हैव सो फार मेंटेन्ड स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी और हैव एड ऑन द रशियन साइड। अब वो भी यहाँ पर रशिया को कंडेम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पर रशिया को कंडेम नहीं कर रहे हैं। तो ऑथर का यही कहना है कि हमें साइड चूज़ करने की ज़रूरत है, या तो हम रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, म्यांमार की साइड रहें, या तो हम यहाँ पर वेस्टर्न डेमोक्रेटिक नेशंस की साइड रहें। तो अदर का यही कहना है कि हमें वेस्टर्न पावर्स के साइड ही रहना चाहिए, क्योंकि उसी से ही हमें बेनिफिट होने वाला है। तो मोर ओवर वी हैव अलाइंड आवर इंटरेस्ट इंक्रीजिंगली विद वेस्टर्न पावर्स सिंस 1991। जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड है वो 62.8 बिलियन यूरोज का है। देर इज़ अ रादर नाइफ पोजीशन। अब यहाँ पर ऑथर ने ये बताया कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने यूरोपियन कंट्रीज़ को ये कह दिया कि अफगानिस्तान में आप पूरा यहाँ पर मेस क्रिएट करके चले गए थे। तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि ये हमारी बहुत नाइफ वाली पोजीशन, अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो वेस्ट है वो हमेशा यहाँ पर अफगानिस्तान में रहता, तो अफगानिस्तान की सिचुएशन के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, जिसने 20 साल तक कुछ नहीं किया। तो अफगान लीडरशिप दैट हेल्ड द फील्ड फ्रॉम द 2001 टू 2021 इज सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर बीट्रेइंग इट्स ओन पीपल। और यहाँ पर जो वेस्ट है वो हमेशा नहीं रह सकता था, तो हमें ये पोजीशन समझनी चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, स्लो मेडिसिन। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं, उन्होंने रिसेंटली ऐसा कुछ डिक्लेयर किया कि उनका इंटेंशन ये है कि MBBS कोर्स को हिंदी में कराया जाएगा। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश रिसेंटली डिक्लेयर्ड देयर इंटेंशन टू प्रोवाइड द MBBS कोर्स इन हिंदी। और ऑथर ने यहाँ पर ये बताया कि ऐसा होगा तो इंग्लिश की जो हेजेमनी है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें पॉजिटिव्स भी देखने हैं, नेगेटिव्स भी देखने हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा। अगर हिंदी में कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो भी एजुकेशनल मटेरियल्स हो उसको यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ट्रेनर्स को यहाँ पर ट्रेन करना पड़ेगा कि वो हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा सकें। कॉस्ट, यहाँ पर कॉस्ट आई, अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे सब कुछ, यहाँ पर पूरी टेक्स्ट बुक को चेंज करोगे तो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कुछ होगी। एन आर्ग्यूमेंट एडवांस्ड बाय द क्रिटिक्स इज दैट कि ये जो मिसप्लेस्ड नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट्स हैं कि यहाँ पर हमें वर्नाकुलराइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है, उसकी वजह से हमें ये स्टेप्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम इसका ऑपोजिशन काउंटर आर्गूमेंट देखें तो काउंटर आर्गूमेंट ये है कि जो जर्मनी है वो भी अपनी यहाँ पर लैंग्वेज में पढ़ाता है, जो चाइना है वो भी अपनी लैंग्वेज को ही यूज़ करता है, और दोनों ही कंट्री सक्सेसफुल हैं, जर्मनी और चाइना भी। तो इंडिया भी सक्सेसफुल हो सकता है। फर्स्ट, द मेजर कुड फेस कंसिडरेबल रेजिस्टेंस इन एसिमुलेटिंग इनटू द एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम। तो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम में एसिमुलेट होने में टाइम लगेगा, थोड़ी रेजिस्टेंस भी होगी, क्योंकि चेंज को हमेशा रेजिस्ट करते हैं लोग। मेडिकल एजुकेशन डज नॉट स्टॉप एट MBBS अलोन। MBBS के बाद यहाँ पर आगे MD-DM भी करना होता है। तो बेसिकली अगर आप MD-DM करोगे तो आपको उसको भी रीजनल लैंग्वेज में प्रोवाइड करने पड़ेंगे, वो सारे कोर्सेज भी। एंड सूनर रादर देन लेटर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज वुड ऑल्सो नीड टू बी कंसीव्ड इन रीजनल लैंग्वेजेस। A considerable segment of medical graduates today are employed in allied sector। इसके अलावा कुछ यहाँ पर जो ग्रेजुएट्स होते हैं MBBS के, वो रिसर्च में चले जाते हैं, बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में चले जाते हैं। और ये जो सेक्टर्स हैं इसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंट्रेंच्ड है, तो इसको भी आप रीजनल लैंग्वेज में कर पाओ तब तो पॉसिबल है। इसके अलावा जो नॉन इंग्लिश मीडियम ग्रेजुएट्स होते हैं उनको अपने काउंटर पार्ट से थोड़ा कम आका जाता है कि ये लोग जो हैं ये इतने ज़्यादा केपेबल नहीं है। एनविजनिंग अ सिचुएशन वेयर बाई मेडिकल एजुकेशन इज प्रोवाइडेड इन न्यूमरस लोकल लैंग्वेजेस। अगर बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस में यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड की जाने लगी तो उसकी वजह से क्योस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कुछ लैंग्वेजेस को सेलेक्ट करना है जिसकी डिमांड है, और उसमें ही यहाँ पर लैंग्वेजेस को उसी में कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर ऑफरिंग MBBS इन एन इंडियन लैंग्वेज हम क्या कर सकते हैं, हम पहले यहाँ पर कोई पैरामेडिकल कोर्सेज जो हैं उनको हम यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करना शुरू कर सकते हैं। सच पैरामेडिकल वर्कर्स आर ऑफन लेस मोबाइल, और ये जो है ये पेशेंट के आसपास ही ज़्यादातर इनकी यहाँ पर जॉब होती है, तो ये आसानी से पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। अगर हमें आगे डिमांड दिखी कि जो MBBS कोर्स है वो भी यहाँ पर लोकल लैंग्वेजेस में होना चाहिए, तब हम इस डिमांड के चलते इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दिस मैग्नीफाइज द यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेजेस एंड दस इट्स पोटेंशियल रिटर्न्स हियर कुड बी मच हायर। और प्रॉब्लम यहाँ पर लैंग्वेज की नहीं है, मेडिकल एजुकेशन में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वर्नाकुलराइजेशन के साथ साथ और भी चीज़ें करने की ज़रूरत है। जो यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन है उसको जो उसका सेलेक्ट क्राइटेरिया होना चाहिए वो ज़्यादा एप्टीट्यूड पे होना चाहिए। तो सेलेक्ट क्राइटेरिया जो होना चाहिए वो ज़्यादा मेरिट पर होना चाहिए रादर देन एप्टीट्यूड। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया दैट इज़ बेस्ड मोर ऑन एप्टीट्यूड देन मेरिट रिक्वायर पॉलिटिकल अटेंशन टुडे। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बताया है। अब हम आगे चलते हैं। यूरोप टू द सेंटर, ये हम डिस्कस करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर इज ऑन हिज विजिट टू जर्मनी, फ्रांस एंड डेनमार्क। तो जर्मनी में क्या यहाँ पर डिसीजन हुआ वो हमने यहाँ पर फर्स्ट पेज पर डिस्कस कर लिया है। यूरोपियन यूनियन, अभी राइसीना डायलॉग हुआ था, तो यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के साथ यहाँ पर लॉन्च किया है
ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, तो ये जो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल जो है यूरोपियन यूनियन का, इससे पहले ऐसा फॉर्मेट सिर्फ यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन करता है वो सिर्फ यूएसए के साथ करता है। तो इंडिया यहाँ पर दूसरा कंट्री जिसके साथ यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाई है। तो दिस इज द ईयू सेकंड सच काउंसिल। लास्ट ईयर द ईयू साइंड अ सिमिलर एग्रीमेंट विद द यूएस। Having built up a significant engagement with Moscow over the decades, India and Germany are under pressure to disentangle from the Russian connection. इंडिया यहाँ पर डिपेंडेंट रशिया के ऊपर फॉर इट्स डिफेंस सप्लाईज, जर्मनी डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर फॉर नेचुरल गैस। तो यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज़ की डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, जर्मनी की डिपेंडेंस भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर इंडिया की डिपेंडेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो बोथ हैड बेट दैट ट्रेडिंग विद चाइना विल मॉडरेट बीजिंग्स बिहेवियर। अब ये जो चाइना है ये रशिया की साइड ज़्यादा जाता है या यहाँ पर ये यूरोप की साइड ज़्यादा जाता है, ये इस बात पर डिपेंड था कि अगर यूरोप जो है ज़्यादा ट्रेड करेगा बीजिंग के साथ तो बीजिंग यहाँ पर न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। बीजिंग के साथ कितनी भी ट्रेड कर ली गई लेकिन बीजिंग यहाँ पर न्यूट्रल नहीं रहा। तो बोथ आर हैविंग सेकंड थॉट्स नाउ थैंक्स टू जी जिनपिंग्स मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी। कोपेनहेगन में बायलैटरल टॉक्स होंगी विद डेनिश लीडरशिप आर अबाउट दिल्ली फाइनली फाइंडिंग टाइम फॉर द स्मॉलर यूरोपियन कंट्रीज़। तो स्मॉलर यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर हम यहाँ पर जो डेनमार्क, इसके अलावा जो यहाँ पर और भी कंट्रीज़ हैं नॉर्डिक कंट्रीज़, अगर हम उनकी जीडीपी को काउंट करें तो अगर उन पांचों कंट्रीज़ की जो जीडीपी है वो बेसिकली रशिया से ज़्यादा ही है। तो दे हैव अ पॉपुलेशन ऑफ barely 25 मिलियन बट देयर जीडीपी एट $1.8 ट्रिलियन इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ रशिया। तो ये कंट्रीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बर्लिन इज टाइड फार मोर डीपली टू रशिया देन इंडिया। जो जर्मनी का ट्रेड है रशिया के साथ वो होता है $60 बिलियन का, और जो इंडिया का ट्रेड है वो मेनली यहाँ पर $10 बिलियन का, और जो ट्रेड होता भी है वो सिर्फ मेनली यहाँ पर डिफेंस में होता है। अब बर्लिन की जो डिपेंडेंस है मॉस्को के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर नेचुरल गैस के लिए। तो जर्मनी रिलाइज हेवली ऑन द रशियन नेचुरल गैस। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रशियन प्रेफरेंसेस जर्मनी एंड इंडिया हैव नो ऑप्शन बट टू लिव विद सर्कमस्टांसेस ओवर विच दे हैव नो कंट्रोल। अब व्हाट रियली ड्राइव्स जर्मनी इज कॉमर्स। इंडिया जो है बहुत वो अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो सकता है फॉर द जर्मन कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर रशिया और चाइना कि जो दोनों ही मार्केट्स हैं, तो यहाँ पर जर्मनी के ऊपर भी एक प्रेशर की ज़्यादा यहाँ पर और ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए रशिया के साथ। तो रशिया के साथ इनको पूरी तरीके से अपनी डिपेंडेंस खत्म करनी चाहिए। तो ऐसे में इंडिया एक इंपॉर्टेंट मार्केट हो सकता है फॉर द जर्मनी। तो जर्मनी इज़ नॉट द ओनली यूरोपियन कंट्री शेकन टू द कोर बाई रशियाज इन्वेजन। इसके अलावा जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, नॉर्डिक 5 में जो स्वीडन और फिनलैंड है वो यहाँ पर नेटो को ज्वाइन करने की रश में है। इसके अलावा जो डेनमार्क, आइसलैंड और नॉर्वे हैं वो बहुत पहले से ही नेटो के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। आगे हम चलते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए, तो हमें यूरोप के साथ और ज़्यादा जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेना चाहिए ताकि हमारा जो ट्रेड है वो यूरोप के साथ और ज़्यादा बढ़े, और हमें यहाँ पर वेस्टर्न नेशंस की तरफ ही जाना चाहिए रादर देन रशिया। तो देयर इज़ नो डाउट दैट वेस्टर्न यूरोप हैज़ मूव्ड फ्रॉम द मार्जिन्स टू द सेंटर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज़। कॉलोनियल एज में हम हमेशा यूरोप को देखते थे ब्रिटिश आइज से। द सो कॉल्ड ग्रेट गेम जो था बेसिकली जब यहाँ पर ब्रिटिश राज था, तो ब्रिटिश राज यहाँ पर कोशिश करता था कि और भी यूरोपियन राइवल्स जो हैं वो इंडिया तक ना आ पाए, तो उसी को ग्रेट गेम कहते हैं। जैसे कि फ्रांस, रशिया, जर्मनी जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से दूर है। बाद में जब पोस्ट कॉलोनियल एज हुआ तब हमने यहाँ पर रशिया के साथ अपने टाइज बढ़ाए ताकि यहाँ पर जो यूरोपियन इन्फ्लुएंस है वो इंडिया में दूर रहे। लेकिन अब हमें समझ आ रहा है कि हमें यूरोप के साथ और ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत है, और ये जो पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर ये हमें खत्म करने की ज़रूरत है। तो आफ्टर द यूक्रेन वॉर अ न्यू पैराडाइम इज बैकनिंग इंडिया स्ट्रॉन्ग कमर्शियल एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप विद यूरोप। स्वीपिंग अवे ग्रीन, ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीक कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि जो यहाँ पर डीम्ड फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है तो उससे यहाँ पर फॉरेस्ट को जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा और उसको डीम्ड फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन नहीं कंसिडर किया जाएगा। अब इस मूव का क्या इम्पैक्ट होगा, तो दिस मेजर विल एसेंशियली डी क्लासीफाई क्लोज टू 67% ऑफ द लैंड इन कर्नाटका दैट वाज अदरवाइज क्लासिफाइड एज डीम्ड फॉरेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में 1966 में कर्नाटका का जो लैंड डीम्ड फॉरेस्ट की तरह क्लासीफाई किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर से उसको डीम्ड क्लासिफिकेशन से रिलीज करने वाले हैं। तो देयर इज़ नो कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन फॉर फॉरेस्ट इन इंडिया। तो इंडिया में फॉरेस्ट की कोई भी कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन नहीं है। तो ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन TN गोदावरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में ये बताया था कि फॉरेस्ट क्या हो सकता है। तो फॉरेस्ट को डिफाइन कैसे करेंगे, तो वेयर इट डिफाइन फॉरेस्ट टू इंक्लूड एनी पीस ऑफ लैंड जो कि यहाँ पर फॉरेस्ट के डिक्शनरी मीनिंग को रिजेंबल करता हो, तो उसको यहाँ पर हम फॉरेस्ट कंसिडर कर लेंगे और उसको यहाँ पर कंजर्व किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो फॉरेस्ट की डेफिनेशन को जो भी रिजेंबल करता हो उस एरिया को हम फॉरेस्ट कंसिडर कर लेंगे। तो डीम्ड फॉरेस्ट वर कंसीव्ड एज एरियाज दैट हैव नॉट बीन नोटिफाइड अंडर द लेजिस्लेशन। तो डीम्ड फॉरेस्ट क्या है, वो फॉरेस्ट जो कि किसी लेजिस्लेशन में तो फॉरेस्ट की तरह डिफाइन नहीं है, ना ही वो यहाँ पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में, लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कि फॉरेस्ट
को रिजेंबल करते हैं। तो डीम्ड फॉरेस्ट वर कंसीव्ड एज एरियाज दैट हैव नॉट बीन नोटिफाइड अंडर द लेजिस्लेशन बट आर रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। दीज आर लैंड्स दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप। तो किसी लेजिस्लेशन में डिफाइन नहीं है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में डिफाइन नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिजेंबल करते हैं, इसीलिए इनको यहाँ पर डीम्ड फॉरेस्ट का दर्जा दिया जाता है। और अगर कोई फॉरेस्ट डीम्ड है, इसका मतलब ये है कि उसको आप डी रिजर्व नहीं कर सकते, उसे आप यूटिलाइज नहीं कर सकते फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंटर। तो गोदावरम केस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट था बिकॉज द कोर्ट ऑर्डर्ड द सेटिंग अप ऑफ एक्सपर्ट कमेटी जो कि यहाँ पर क्लासीफाई करेगी फॉरेस्ट लैंड को। जब यहाँ पर कमेटी बनाई गई तो दिस डिसीजन पेव्ड द वे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज इन इंडिया टू बी कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर दो कमिटीज़ बनी, लेकिन यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो कमेटी ने यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया है ये बहुत ही अनसाइंटिफिक तरीके से किया है। तो करंट गवर्नमेंट हैज स्टेटेड दैट सच डी क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी टू गिव प्रॉपर्टी राइट्स टू फार्मर्स हु हैव बीन रॉन्ग्ड बाय द एलिज्ड अनसाइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइवेट फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट लैंड एज फॉरेस्ट दैट डिजर्व प्रोटेक्शन अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो यहाँ पर करंट गवर्नमेंट का यही कहना है कि जो यहाँ पर डिमार्केशन हुआ है ये अनसाइंटिफिक तरीके से हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं जो भी यहाँ पर डीम्ड फॉरेस्ट है। तो ब्लैंकेट डी क्लासिफिकेशन करंटली सॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट नॉट ओनली वॉयलेट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बट वीशेट्स द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर ऑथर ने कहा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है उसको वॉयलेट करता है। अब हम आगे चलते हैं, नीड ईज ऑफ डूइंग साइंस। तो साइंस में हमारे यहाँ ज़्यादा रिसर्च हो तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, तो जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज़ ऑफ लिविंग है, वैसे ईज़ ऑफ डूइंग साइंस होना चाहिए। जो साइंटिस्ट उनको यहाँ पर सपोर्ट किया जाना चाहिए। जो ट्रांसलेशनल रिसर्च है वो हमें इंडिया में करें, ना कि हम दूसरे रिसर्च को कॉपी करें, बल्कि हम अपनी खुद की फंडामेंटल रिसर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराने की कोशिश करें। तो वी नीड टू मेक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी दैट डज नॉट कम फ्रॉम सेकेंड हैंड नॉलेज, बल्कि हम फंडामेंटल रिसर्च से उस नॉलेज को जनरेट करें। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फंडिंग। तो फंडिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो सही जगह एब्जॉर्व हो फंडिंग। तो फंडिंग इज़ अ बिग पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बट इट इज़ नॉट द ओनली कंपोनेंट, द फंडिंग शुड ऑल्सो बी एब्जॉर्व करेक्टली। यहाँ पर जो नेक्स्ट है, न्यूली आइडेंटिफाइड ड्रग कैन बी यूज एज ओरल ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज़। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो आईआईटी मंडी के रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया है एक ड्रग मॉलिक्यूल जो कि डायबिटीज़ को ट्रीट कर सकता है। ये मॉलिक्यूल क्या है, PK2। द मॉलिक्यूल कॉल्ड PK2 इज एबल टू ट्रिगर द रिलीज ऑफ इंसुलिन बाय द पेनक्रियास। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये ट्रिगर करेगा और पेनक्रियास से यहाँ पर इंसुलिन जो है रिलीज होना शुरू हो जाएगा और इसको ओरली एडमिनिस्टर किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको PK2 मॉलिक्यूल याद रखना है जो कि यहाँ पर रिलीज ऑफ इंसुलिन बाय द पेनक्रियास को ट्रिगर करेगा। अब जो करंट ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ का, जो डायबिटीज़ है वो होती किस वजह से है कि जो इंसुलिन है वो यहाँ पर पूरी मात्रा में रिलीज नहीं होता। तो डायबिटीज़ इज एसोसिएटेड विद इनसफिशिएंट इंसुलिन रिलीज बाय द बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज इन रिस्पॉन्स टू ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। इसके लिए यहाँ पर जो इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं। तो इन वन सच प्रोसेस अ हार्मोनल मॉलिक्यूल कॉल्ड GLP-1 रिलीज्ड आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ ए मील बाइंड्स टू प्रोटीन्स कॉल्ड GLP-1R। दिस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन यहाँ पर रिलीज होती कैसे है, तो नॉर्मल प्रोसेस क्या है कि एक हार्मोनल मॉलिक्यूल होता है GLP-1 जो कि मील के बाद बाइंड कर लेता है अपने आप को कौन से प्रोटीन के साथ, GLP-1R। तो GLP-1 और जिसकी वजह से जो इंसुलिन है वो रिलीज होता है। करंट ड्रग्स जो डायबिटीज़ के लिए यूज़ की जाती है तो एक्सेनिटाइड, इसके अलावा लीरागिलोटाइड, मिमिक GLP-1। तो ये जो ड्रग्स हैं ये GLP-1 को यहाँ पर मिमिक करते हैं और ये GLP-1R के बाद उसके बाद बाइंड हो जाता है और यहाँ पर जो पेनक्रियाज हैं वो इंसुलिन को रिलीज़ कर देती हैं। लेकिन ये जो ड्रग्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, इसके अलावा इनको इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है। लेकिन ये जो अल्टरनेटिव है, तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स थे, PK2, PK3, PK4। ये गुड बाइंडिंग एबिलिटीज़ परस्यू करते हैं विद GLP-1R, लेकिन PK2 को चूज़ किया गया क्योंकि इसकी बेटर सोल्यूबिलिटी है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है PK2 क्या है। इसके अलावा जो डायबिटीज़ है वो होता किस वजह से, तो इनसफिशिएंट इंसुलिन रिलीज होती है बाय द बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास। इसके अलावा GLP-1 क्या है, एक हार्मोनल मॉलिक्यूल है जो कि अपने आप को बाइंड कर लेता है टू प्रोटीन कॉल GLP-1R, जिसकी वजह से यहाँ पर इंसुलिन रिलीज होता है। यहाँ पर टर्बुलेंस बताए गए कि टर्बुलेंस कितने टाइप्स के होते हैं। वेदर रिलेटेड टर्बुलेंस जो कि थंडर स्टॉर्म या हैवी क्लाउड की वजह से होता है, क्लियर एयर टर्बुलेंस जो कि विंड और जेट स्ट्रीम्स की वजह से होता है, और यहाँ पर एक वेग टर्बुलेंस है जो कि बेसिकली एयरक्राफ्ट के पीछे फॉर्म होता है। तो अदर काइंड्स इंक्लूड वेग टर्बुलेंस विच फॉर्म्स बिहाइंड एन एयरक्राफ्ट व्हेन इट फ्लाइज। इन अ संकन रैक ऑफ अलाबामा अ हिस्ट्री ऑफ द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। अब यहाँ पर बात की गई है क्लॉटेल्डा। अब ये क्या है क्लॉटेल्डा, ये है स्लेव शिप। तो क्लॉटेल्डा बिलीव टू बी द मोस्ट कंप्लीट रिमेन्स ऑफ अ स्लेव शिप एवर डिस्कवर्ड। ये लास्ट नोन स्लेव शिप है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स आई थी फ्रॉम द अफ्रीका। तो ये स्लेव शिप है। तो बस ये आपको यही आएगा, ये जो टर्म है ये किससे रिलेट करता है।
तो ये स्लेव शिप है जो कि यहाँ पर अफ्रीका से यूएस में आई थी। फिर बाद में यूएस ने स्लेवरी को बैन कर दिया है। तो 1865 में अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट थे तो कांग्रेस पास द 13th अमेंडमेंट एबॉलिशिंग स्लेवरी। यूजली पेयर्स ऑफ स्लेव्स वर चेन्ड टुगेदर एट द एंकल, और फिर उनको यहाँ पर यूएसए में लाया जाता था। और 16 to 19 सेंचुरी में लगभग 10 से 12 मिलियन अफ्रीकन्स को ट्रांसपोर्ट किया गया टू द अमेरिकास एज पार्ट ऑफ द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। अब हम आगे चलते हैं। ये जो है ज़ेप्रोजीजिया, ये यूक्रेन में सिटी है ज़ेप्रोजीजिया। फिर यहाँ पर क्या बताया गया है, EU सेट टू बैन रशियन ऑयल, जर्मनी में बैक प्लान। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ब्लॉक ने डिसाइड किया है कि हम यहाँ पर रशियन ऑयल को इंपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन कुछ कंट्रीज़ जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हंगरी, स्लोवाकिया, तो उनको यहाँ पर थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया जाएगा कि आप अपनी डिपेंडेंस को कम करने की कोशिश करो। पेगासस क्या है, तो पेगासस एक स्पाईवेयर है जो कि इजरायली फर्म NSO ग्रुप ने बनाया है। तो पेगासस एक स्पाईवेयर है। कैसीनोस ऑनलाइन गेमिंग, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो GST की मीटिंग होगी तो उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि हो सकता है कि इनका जो रेट है वो 28% कर दिया जाए। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ अराइव्ड एट कंसेंसस ऑफ हाइकिंग द टैक्स रेट टू 28% ऑन कैसीनोज, रेस कोर्सेज एंड ऑनलाइन गेमिंग। तो यहाँ पर जो हॉर्स रेसिंग, कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग को अभी करंटली टैक्स किया जाता है वो 18% पे किया जाता है, और हो सकता है इसको 28% पे किया जाना शुरू कर दिया जाए, तो वो बाद में देख लेंगे हम। जो PMI होता है, अगर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, अगर उसकी वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो उसका मतलब एक्सपेंशन, और 50 से कम है तो उसका मतलब ये है कॉन्ट्रैक्शन, और इस सर्वे के बेसिस पे निकाला जाता है PMI। PMI इज एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग सेक्टर्स के लिए अलग अलग निकलता है, बाद में इनको कंपाइल कर दिया जाता है। तो इट इज़ अ सर्वे बेस्ड मेजर दैट आस्क्स द रिस्पोंडेंट्स अबाउट चेंजेस इन द परसेप्शन अबाउट की बिजनेस वेरिएबल्स एज कम्पेयर्ड विद द प्रीवियस मंथ। तो ये सर्वे बेस्ड होता है और ये परसेप्शन के ऊपर डेटा निकाला जाता है। इट इज़ कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर, और बाद में एक कॉम्पोजिट इंडेक्स क्रिएट किया जाता है। 50 से ज़्यादा तो मतलब एक्सपेंशन, 50 से कम तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।